आपके पति 7 सालों तक कांग्रेस में रहे, के बाद से फिर ज्योतिर्मयी के साथ वो बीजेपी चले गए। जुमा 13 महीना बीता है और उसके बाद से वापस उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 13 महीने नहीं, हमने तो बीजेपी 13 दिन में ही छोड़ दी थी। हनुमान बेनीवाल जी ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने खिमसर का बहुत ज्यादा विकास किया, पहले तो ये कुछ भी नहीं था। 2 बार एमपी बनने के बाद भी वो एक सिंगल पैनी भी वो हमारे गांव में नहीं देते। वो केवल वहीं पे ही पैसा देते हैं या कुछ विकास करते हैं जहां पर उनको वोट मिलते हैं। लोग आपको पैराशूट कैंडिडेट भी कह रहे हैं, कुछ लोग कि बहुत टाइम से आस लगाए बैठे थे कि उनको टिकट मिलता, आप आई और आपको टिकट मिल गया। मैं वहीं की हूँ, मैं कोई कलकत्ता से थोड़ी आई हूँ। जिस तबके का आपने नाम लिया उसी तबके को लेके वो कह रहे हैं कि ये तबका तो हमारे साथ है, ये वोट हमें मिलने वाला है। वो वोट किसकी तरफ जा रहा है? वो वोट उनके वहाँ से हट रहा है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। इस वक्त राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें से जो नागौर की खिवसर सीट है वो बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में है, क्योंकि वैसे तो ये सीट 16 सालों से आरएलपी के पास रही है। जो अभी पिछला इस साल लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें आरएलपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उपचुनाव में दोनों पार्टियाँ अलग अलग अपने कैंडिडेट को लेकर उतरी हैं। जहाँ पर आरएलपी से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल हैं, वहीं पर कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं वो डॉक्टर रतन चौधरी हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर रतन चौधरी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम, जब यहाँ पर आने के लिए हम देख रहे थे, अपना रिसर्च करने की कोशिश कर रहे थे, तो एक चीज़ बहुत चौंकाने वाली चीज़ दिखी हमें कि आपकी रैलियों में जो स्टेट के या फिर जो क्षेत्र के कांग्रेस के लीडर हैं, चाहे वो मुकेश भाकर हो गए या फिर वो महेंद्र चौधरी हो गए या फिर रामनिवास कावड़िया हो गए, ये नज़र नहीं आए। आपको क्या लगता है कि आला कमान को नहीं लगा कि उनको आपके सपोर्ट में आना चाहिए था, या फिर आपने मदद मांगी ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। कल की आप मीटिंग देखिए, उसमें चेतन डूडी, महेंद्र सिंह चौधरी और अपने मुकेश भाकर सभी थे। केवल गावड़िया जो थे, उनके घर में शादी है, उनका फ़ोन आया था कि मैं इस वजह से मैडम बिज़ी हूँ, लेकिन मैं आकर के जाऊँगा और मैं मेरे जो लोग हैं उनसे पूरे कांटेक्ट में हूँ। तो पूरी कांग्रेस, हमारा यहाँ के जो जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे और विनिंग और नॉन विनिंग जो भी एमएलए थे, सब लोग कल थे वहाँ पर स्टेज पे। जो हमारी मेन रैली हुई थी उसमें सभी लोग प्रेजेंट थे। मुझे थोड़ा सा शायद अनुमान था इस चीज़ का कि मेरे पास ये जवाब आएगा, लेकिन जब आप चुनाव की घोषणा होती तारीख से, जब आप चुनावी रैलियां शुरू करते हैं तभी से आप लग जाते हैं, लेकिन अभी 13 तारीख को चुनाव पड़ने और ठीक एक दिन पहले नेताओं का आना साथ में, ये वो इंटेंसिटी नहीं दिखा रहा है। आप बाकी रैलियों में बाकी सारे नेता लगातार लंबे टाइम से आ रहे हैं, वो एकदम मौके पर आकर के क्यों दिख रहे हैं नेता? ऐसी बात नहीं है। जो हमारे पीसीसी के जो राजस्थान के अध्यक्ष हैं डोटासरा जी ने, उन्होंने सभी एरियाज़ में, एक्चुअली एक जगह पे इलेक्शन नहीं है, 7 विधानसभा के इलेक्शंस हैं, तो सभी एमएलएस को अलग अलग उपचुनाव के जो विधानसभा के क्षेत्र हैं उनमें ड्यूटीज सौंपी गई है और बीच बीच में वो लोग आ रहे हैं। और जिन लोगों को मेरे यहाँ पर खिमसर में जिनको ड्यूटी सौंपी गई थी, वो पहले दिन से लेके और आज दिन तक सभी लोग मेरे साथ हैं। आपकी पार्टी के जो आलोचक हैं वो इस पर सवाल उठाते हैं कि अवसरवादी होने का। आपके पति 7 सालों तक कांग्रेस में रहे, 18 में बेनीवाल के सामने उतरे और हार मिली, उसके बाद से फिर ज्योतिर्मयी के साथ वो बीजेपी चले गए, ठीक है, 2023 में ज्वाइन किया। जुमा 13 महीना बीता है और उसके बाद से वापस उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक उसके बाद आपने कांग्रेस से अपना नॉमिनेशन लिया, आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। आपकी क्या टिप्पणी है जो लोग ये कहते हैं कि अवसरवादी सोच है? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं। 13 महीने नहीं, हमने तो बीजेपी 13 दिन में ही छोड़ दी थी। हम गए और हमें वहाँ का कार्यशैली और दूसरे जो बीजेपी की सभी भावनाएं हैं, उनका कार्य करने का तरीका और वहाँ के लीडर्स के साथ हम उठे बैठे, तो हमें नहीं समझ में आया। और आप देख सकते हैं कि 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा के चुनाव में मेरे पति किसी भी स्टेज पर बीजेपी के साथ में नहीं थे। और मैं स्वयं जो खुद इंडिपेंडेंट सीनियर डॉक्टर रही हूँ, मेरी अपनी सोच है और मैं शुरू से कांग्रेसी रही हूँ और मेरा रिटायरमेंट अभी 31 जुलाई को हुआ है और मैं इस क्षेत्र में आ गई क्योंकि मेरा मन था, मेरी जो भावनाएं हैं, मेरा जो जन जन के प्रति जुड़ाव है और जो मुझे कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं जनता के लिए वो पसंद थी, तो मेरी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है और मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने मुझे अपने उम्मीदवार के रूप में इस खिमसर विधानसभा क्षेत्र में भेजा। ये इस बात की मुझे बहुत खुशी है और मैं पूरी जी जान से
मैं लगी हूँ और मुझे पता है जिस तरीके से जनता मुझे समर्थन दे रही है, मेरा मनोबल बढ़ा रही है, मेरे साथ जुड़ रही है कि हम ज़रूर से अच्छे रिजल्ट के साथ जीतेंगे। आप पेशे से डॉक्टर हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोफेशन है, आप आई हैं, कितना डिफरेंट लग रहा है? क्योंकि नॉमिनेट करना, खुद को कैंडिडेट बताना इज़ अ डिफरेंट थिंग। जब आप चुनावी रैलियों में जाते हैं, प्रचार करते हैं, उसके बाद आप बहुत सारे अलग अलग पहलुओं से मिलते हैं, कितना डिफरेंस फील कर रही हैं और कैसा एक्सपीरियंस है आपके लिए? मेरे लिए तो सच में कुछ भी नया नहीं है। मैं खींवसर विधानसभा क्षेत्र में, बराथल गांव है खींवसर के पास, वहीं मैं बॉर्न हुई हूँ, वहीं मेरी प्राइमरी एजुकेशन भी हुई है। और मेरे दादाजी दादी जी जब तक थे तब तक हम होली दिवाली हमेशा, बच्चे थे तो गांव ही आते थे। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं गांव की जनता से अनभिज्ञ हूँ या यहाँ के समाज से अनभिज्ञ हूँ। फिर शादी मेरी 1980 में हुई और उसके बाद में मेरे ससुर जी उस वक्त यहाँ नागौर से एमएलए थे। तो राजनीतिक परिवार हमेशा रहा है और हम शादी ब्याह सुख दुख होली दिवाली हमेशा गांव ही हमने मनाई है। तो जब गांव आते थे तो हमारे तो पूरी ग्वाड़ भर जाता था 3600 कौम से। तो उनका जो उनकी अभाव है जीवन में, एजुकेशन की कमी है, तो या दूसरी जो भी कमियाँ रही, या ग्रामीण परिवेश मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है। और अब मैं फिर से ग्रामीणों के बीच में ही जा रही हूँ। और बीइंग डॉक्टर, मैं मतलब गरीब से मरीज से, जिनको कुछ भी प्रॉब्लम है, उन सब के साथ तो जुड़ी थी ना। तो ऐसा नहीं कि मेरी पब्लिक डीलिंग नहीं थी, मेरी हर कम्युनिटी के साथ, परेशान के साथ, मरीज के साथ मेरी पब्लिक डीलिंग तो हर दिन की रही है। और अभी भी क्या है, मैं जनता के बीच में ही जा रही हूँ और प्रॉब्लम्स तो मुझे अच्छे से पता। मैं एक वेल एजुकेटेड फीमेल हूँ, मेरी अलग अलग जगह नौकरी भी हुई है, मैं बहुत फैमिली प्लानिंग कैंप्स में और दूसरे हेल्थ चेकअप कैंप्स में पब्लिक के साथ तो मेरा हमेशा ही उठना बैठना रहा है। तो ये भी खींवसर की जनता भी वही है और उनके बीच जा रही हूँ। और जहाँ जहाँ मेरी जनसभाएँ हो रही है और अलग अलग गाँवों में जा रही हूँ, तो मैं उनसे बात कर रही हूँ और उनसे पूछ रही हूँ और मैं खुद ही महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो खुद ही एजुकेटेड हूँ, कि यहाँ स्कूल की कमी है। मैंने सब सेंटर से 2-3 जगह उनका भी विज़िट किया, तो देखा वहाँ पर प्रॉपर स्टाफ नहीं है, जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, मशीन्स लगी हैं, वो भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। अगर मैं आप जो स्थितियां बता रही हैं वो नहीं हैं, ठीक हैं, तो 16 साल से आखिर लोग वापस से उसी पार्टी को क्यों बार बार जता रहे हैं? 2018 में आपके पति भी उठे ही थे, तो आपको क्यों लगा कि लोगों ने उस वक्त भी आपने ये सारी चीज़ें आपके पति ने भी रखी होंगी, क्यों लोग साथ नहीं आ पाए, क्यों वो चीज़ पहचान नहीं पाए? ऐसा नहीं है साथ नहीं आ पाए, साथ नहीं आते तो 67,000 मिलना बहुत बड़ी बात है। और उससे पहले तक तो कांग्रेस कभी 25 का स्कोर भी नहीं कर पाई थी। और हमारा ही परिवार था जो सबसे पहले मजबूती से इलेक्शन लड़ने के लिए खींवसर में हम लोगों ने चुनाव लड़ने स्वीकार किया। और शुरुआत में इस एरिया में जो सिटिंग एमएलए थे, उन लोगों ने यहाँ भय की और भीड़ तंत्र की राजनीति की हुई थी। तो जनता में बड़ा भय था कि हम अगर रैली में उनकी विपक्षी पार्टी की चुनावी सभा में चले भी गए तो हमें प्रताड़ित किया जाएगा। उनके जो फॉलोअर्स हैं, यंग लीडर्स, जिनको उन्होंने गुमराह कर रखा था, नशे में लिप्त कर रखा था, वो इतने एग्रेसिव हो जाते थे कि दूसरी पार्टीज़ वाले चुनावी सभा करने में डरते थे। लेकिन हम बुलंदी से आए, मजबूती से आए और जनता को हमारी 1-2 मीटिंग से ही पता चल गया कि अब ये जो है वो मजबूत परिवार आया है और हमको वो डरा धमका के और इस तरीके से घर पे नहीं बिठा सकते थे। तो धीरे धीरे जनता जुड़ी भी और हमारे 67,000 वोट आए। और हमारा हारने का सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि एरिया जो था उसमें हमारे इतने कार्यकर्ता एक्टिव नहीं थे। तो उस वजह से हमारा जो बूथ पे जो हमारा एजेंट्स बिठाने वाला जो था, बैठे लोग बाग, लेकिन वहाँ पर इन लोगों ने बहुत फर्जीवाड़ा किया। और ये आज सब जनता जानती है कि हम हारे सिर्फ बूथ लेवल पे उनके फर्जीवाड़े की वजह से हारे। और प्रशासन, जो लोकल प्रशासन था, बीएलओ लेवल, टीचर्स लेवल, वो उनके अंदर इतना उन्होंने भय कर रखा था कि ट्रांसफ़र का कह लो या अदर तरीके से, वो इतना उनको प्रताड़ित करने का उनका डर था कि गलत बात जो हो रही थी वो लोग नहीं बोले। और वो ही एक कारण था कि जिससे हमें हार का सामना करना पड़ा। अगर टेरर की बात कर रहे हैं, खौफ था, डर था, फिर इसके बाद से आपने कल अपनी चुनावी रैली में ये भी परिवारवाद का भी आरोप लगाया है। अभी हमारी उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे हैं कि मैं परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, ये खिमसर के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये सीट बेनीवाल परिवार के अलावा किसी और के पास जाए।
उन्होंने तो ये कहा है कि लोग ही चाहते हैं उनके पास रहे। अगर इस तरीके की चीज़ें हैं कि वो कैप्चरिंग कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसके बावजूद वो इस तरीके का उनका कहना है कि लोग चाहते हैं कि उनके पास ही रहे। आपकी क्या राय है या टिप्पणी है? मैं ये कहूँगी कि ये लोकतंत्र नहीं है, इसको मैं लोकतंत्र नहीं कहूँगी। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि परिवार वाले ऐसा कह रहे हैं, वो तो उनके सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूर बोल रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही उस पार्टी के सुप्रीमो हैं। तो वो जिसको चाहेंगे उसको देंगे। अगर उसमें और उनसे हायर पोस्ट पे कोई होते तो हो सकता है कि कनिका जी जो हैं वो उम्मीदवार नहीं होती। आपकी पर्सनली इन चुनावी रैलियों में या उससे पहले कभी हनुमान बेनीवाल जी से या फिर कनिका बेनीवाल जी से भी रैलियों के दौरान कभी सामना हुआ है, बातचीत हुई है? हमारी आपसी जो रैलीज़ हैं वो क्रॉस हुई हैं, बड़ी पीसफुली ग्रेसफुली क्रॉस हुई हैं, और वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। लेकिन कभी कोई ऐसी गलत व्यवहार या कोई गलत टिक्का टिप्पणी ना उन्होंने की ना हमने की। बहुत पीसफुली सारी तैयारियां चल रही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम हमारा ईमानदारी से अपना प्रचार कर रहे हैं, और अपनी जो भावना है, जो हमारी कार्यकुशलता है, जिस सेवा भाव से हम इस क्षेत्र में उतरी हूँ मैं अपनी बात रख रही हूँ ऑनेस्टली, ग्रेसफुली, और सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। ना मेरी किसी भी चुनावी सभा के अंदर किसी ने कुछ भी गलत व्यवहार किया या कुछ बोला। आपको क्या लगता है अभी इस टाइम आपकी सबसे ज़्यादा क्लोज फाइट, टफ फाइट किसके साथ है? डांगा के साथ या फिर कनिका बेनीवाल जी के साथ? अभी वैसे ज़्यादा जो मैं महसूस कर रही हूँ, हमें तो हर दिन सपोर्ट हमारा बहुत अच्छा मिल रहा है, और पर्टिकुलरली फीमेल्स का। फीमेल्स कह रही हैं कि हम 100% मैम, आप इतने अच्छे उम्मीदवार जो हमारी महिलाओं की प्रॉब्लम समझ रही हैं, और एक महिला इतनी वेल एजुकेटेड, जिसको गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस है, जो ग्रामीण परिवेश का भी सब कुछ जानती है, जिसको मारवाड़ी बोलना आ रहा है, मतलब वो क्या नहीं जान रही है। तो जब हमें ऐसा कैंडिडेट मिले तो हम दूसरे को क्यों चुनें? और उनके मंच के आप देख सकते हैं कि आरएलपी का जो चुनावी मंच है और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी मंच है, उनकी क्या भाषा है, उनकी क्या सोच है, और एक हमारी कांग्रेस पार्टी की जो चुनावी सभा है और जो मंच से जो बात होती, कांग्रेस ने तो इतना जनता का किया है, इतनी योजनाएं आई है, तो हम हमारी अच्छी बात रख रहे हैं। अब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो अब रखें क्या? तो एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। वो जनता रोज देख रही है, आप भी देख सकते हैं मीडिया पे। कौन से चुनावी मुद्दे लेकर के आप जा रही हैं लोगों के बीच में? महिलाओं की तो बात की आपने, लेकिन मतलब इंक्लूजन एज अ सोसाइटी क्या मुद्दे लेके जा रही हैं आप? जो मैंने पिछले दिनों में यहाँ देखा, और मैं पहले देख भी रही थी, कि शिक्षा का बहुत ही अभाव है। और अपन सब जानते हैं कि जब तक बच्चा शिक्षित नहीं होगा ना, वो गलत सही की पहचान नहीं कर पाएगा। तो एजुकेशन की तो यहाँ पर बहुत कमी है, तो वो तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद रहेगा चिकित्सा, और हेल्थ सिस्टम भी यहाँ बिल्कुल अपडेट नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने खिमसर का बहुत ज़्यादा विकास किया, पहले तो ये कुछ भी नहीं था, जो सेवाएं या फिर बेसिक अमेनिटीज़ होती हैं वो उन्होंने किए हैं। आपकी क्या राय या टिप्पणी होगी उस पर? मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं मेरे गांव का उदाहरण दे रही हूँ। वो जब एमपी बनते हैं तो हमारे गांव से भी वोट पड़ते हैं, ठीक है? वो हमारे गांव से कभी आगे नहीं निकलते, हमारी पंचायत से। तो 2 बार एमपी बनने के बाद भी वो एक सिंगल पैनी भी वो हमारे गांव में नहीं देते। ये उनकी बड़ी ही विंडिक्टिव अप्रोच है, जो बिल्कुल गलत है। वो केवल वहीं पे ही पैसा देते हैं या कुछ विकास करते हैं जहाँ पर उनको वोट मिलते हैं। तो क्या आप खुद नहीं समझते कि एक एमपी की ये ड्यूटी नहीं बनती? अन्याय नहीं है जनता के साथ? यहाँ भी तो लोगों ने आपको वोट दिया है, और वोट दो या नहीं दो, आप अब नागौर के एमपी हो, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि इक्वली जो भी फंड्स आपको मिलते हैं वो जनता के बीच में सब एरियाज में जाने चाहिए। आखिरी सवाल मेरा कि आपके कांग्रेस पार्टी में इंटरनली लोग आपको पैराशूट कैंडिडेट भी कह रहे हैं, कुछ लोग, कि बहुत टाइम से आस लगाए बैठे थे कि उनको टिकट मिलता, आप आई और आपको टिकट मिल गया। उन लोगों के लिए मतलब इस पर कैसे राय देना चाहते हैं? शब्द मैंने तो पहली बार ही सुना है कि पैराशूट हूँ। मैं कैसे पैराशूट हो सकती हूँ जब मैं बरातल की जन्म ली हुई हूँ? मैं वहीं की हूँ, मैं कोई कलकत्ता से थोड़ी आई हूँ। लेकिन उनका कहना है कि वो जो इतने समय से पार्टी से जुड़े हुए थे, उनका हम भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। कैसे नहीं जुड़े हुए हैं? आप बोलो कि 2018 के बाद में भदौरा पंचायत सवाई सिंह जी ने कराई। यहाँ जो खीमसर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, डार्क जोन, जो ट्यूबवेल वगैरह खुदने की प्रॉब्लम थी, प्लस इलेक्ट्रिसिटी की जो इलीगल थे ढोलकीज में, उसमें बहुत लोग करंट से मरे थे। वो डार्क जोन सवाई सिंह जी ने हटवाया। उसके बाद खड़काली
और इधर ये गुड़ा भगवान दास, यहाँ के लोग चाह रहे थे कि हमारी पंचायत को नागौर के साथ ऐड करो, वो सवाई सिंह जी ने करवाया। और बिरलो काका जीएसएस सवाई सिंह जी ने करवाया। कई जगह पे ये खड़काली में 4 स्कूल के रूम्स जो हैं सवाई सिंह जी ने करवाए। तो हम कैसे पैरासूट हुए? हम तो हमेशा एरिया में 2018 के बाद में हम निरंतर जनता के बीच में हैं और जनता की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हैं। और सवाई सिंह जी का तो जो वर्किंग स्टाइल है ना, वो यहाँ की जनता के जो कार्यकर्ता हैं, या चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ना भी हो, जिसने भी हमारे घर पे अपनी एक आशा और एक प्रॉब्लम लेकर आया है, सवाई सिंह जी ने उनसे कभी नहीं पूछा कि तुम किस दल के हो, किस जाति के हो, किस गांव के हो। जो हमारे पास आया उसकी हमेशा बेस्ट कैपेसिटी में हेल्प की। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 10 में से 8 लोगों की तो हेल्प हुई है और 2 की किसी कारण से नहीं हो पाई हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम पूरी तरीके से एरिया में एक्टिव हैं। मेरे तो गुरुजी ही बरातल के पास गांव में, जहां हम संगत कराते हैं हर बार। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि गांव से कनेक्टेड है? मैं कह रही हूँ कि पार्टी आपने हाल में ज्वाइन की है, कांग्रेस पार्टी। पार्टी हाल में मैं तो जब रिटायर 31 जुलाई को हुई हूँ, तो पार्टी पहले कैसे ज्वाइन करती? और मेरे हस्बैंड यहीं से जब कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं, वो पूरा एरिया में एक्टिव है, तो हम पैराशूट कैसे हुए? आई डोंट थिंक सो। मतलब सवाई सिंह जुड़े हुए हैं और उसके बाद आप जुड़ी हो, आपको एक ही माना जाए, वो भी कांग्रेस विचार। हाँ, घर एक ही है और हम जनता से जुड़े हुए। और वैसे भी जो खींवसर विधानसभा है वो पूरी तरीके से किसान, गरीब, SC ST उन सब की, तो कांग्रेस की ही है। लेकिन जो भी कारण रहा होगा, शुरुआत में लोगों को लगा कि एक हमारे जाट समाज का एक नेता आया है, इसने एक पार्टी बनाई है, तो हमें इसको सरवाइव करना चाहिए, थोड़ा इसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे उनका जनाधार घट रहा है और जिसका आप खुद देख सकते हैं कि उनका जीत का अंतर निरंतर हर चुनाव में कम होता जा रहा है। और जिस तबके का आपने नाम लिया, उसी तबके को लेके वो कह रहे हैं कि ये तबका तो हमारे साथ है, ये वोट हमें मिलने वाला है। वो वोट किसकी तरफ जा रहा है? वो वोट उनके वहाँ से हट रहा है। जनता, ये मुझे बहुत से लोगों ने बोला है कि मैडम आप आए हो ना, पहले साहब आए थे तो भी हमने फुल सपोर्ट किया था, किसी कारण से रह गए, और अब आप फिर से, और आपका परिवार तो हमारा 50 सालों का परिवार। मैं आपको बताऊं कि परिसीमन के बाद 2008 में ये विधानसभा बनी है। उससे पहले वहाँ के कुछ गांव नागौर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते थे, जिसका प्रतिनिधित्व तो मेरे ससुर जी ने भी कर रखा था। तो अब जब मैं उधर जाती हूँ तो जो उस टाइम वाले जो बुजुर्ग, जिनके साफे वाले जो बुजुर्ग हैं, वो इतनी खुशी से बताते हैं कि ये स्कूल महाराम जी चौधरी साहब ने करवाई, ये स्कूल को अपग्रेड महाराम जी ने करवाया। तो उसके बाद तो मैं तो सुन ही नहीं रही कि किसी स्कूल को अपग्रेड हुए जब से नेताजी आए हैं 2008 से। तो फिर वो तो चाहते ही यही हैं। भारतीय जनता पार्टी और RLP दोनों नेताओं की, दोनों पार्टियों की एक ही तरीका है जनता को गुमराह करने का कि इन बच्चों को, नई पीढ़ी को एजुकेट मत करो। एजुकेट मत नहीं करोगे तो वो सही रोजगार में नहीं जाएंगे, वो गलत सही की पहचान नहीं कर पाएंगे। और फिर उन्होंने उनको नशे में लिप्त करके उनकी जजमेंटल पावर खत्म कर दी है कि सही गलत क्या है, और वो एडिक्ट होकर के फिर उन्हीं के पीछे घूम रहे। ये मुझे उनके पेरेंट्स कह रहे हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं कि भाई जी आप आए हो तो हमें एक आस जगी है कि हमारे बच्चे भी आपके जैसे, आपके बच्चों के जैसे पढ़ेंगे, जैसा आपने अपने बच्चों को पढ़ाया है यहीं से निकल के, और उनके हाथ में भी कलम और कॉपी होएगी, नहीं तो ये बोतल और नशे में ही इधर से उधर घूम के और हमारा बुढ़ापा खराब कर रहे हैं। जीत जाती हैं तो ठीक, लेकिन अगर नहीं जीत पाती हैं तो फिर आगे का क्या आपका प्लान होगा? देखो, मेरे जो जीवन का रसूल है, जैसे मैं जी हूँ आज तक, मुझे जो भी कार्य सौंपा जाता है मैं बेस्ट कैपेसिटी में करती हूँ और परमात्मा को अपने साथ लेकर चलती हूँ। और मैं जिस दिन मैंने नामांकन भरा था या मेरा नाम, तो उस दिन ही मैंने जीत हार के लिए मैं लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ। यहाँ पे मैं अपनी कैपेसिटी में बेस्ट करने आई हूँ, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगी और लोगों को डिफरेंस पता चलेगा कि उनका प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रतन जी हमारे साथ बातचीत के लिए। आपको कैसी लगी ये पूरी बातचीत हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी मेरा नाम है उपासना, कैमरे के पीछे है मोहन। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।